हेलो। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं दीपिका हिंदी व्याकरण से क्लास 4 का वर्ण, वर्णमाला और उसकी मात्राएं। सो एक्सीलेंस कॉन्वेंट आपका स्वागत करता है और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। हमारा वर्ण कैसे काम करता है, हमारा फिर वर्णमाला कैसे बनता है, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे शब्द कैसे बनता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा वर्ण क्या है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। एग्जैक्टली जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ ध्वनि निकलते हैं, कुछ आवाज़ सा निकलता है। जैसे ही हम लोग या कोई भी किसी जानवर को देखते हैं, सामने से हाथी जा रहा है तो तुरंत हम लोग बोल देते हैं देखिए हाथी है। तो आप समझिए या समझने की कोशिश कीजिए कि हाथी बोल तो दिए, लेकिन हाथी जो शब्द है वह कितनी ध्वनियों से मिलकर बनी हुई है, उसमें कितनी ध्वनियाँ हैं। इसलिए आप इसमें कह सकते हैं कि हाथी क्या है? एक शब्द है और यह शब्द हाँ, हा और थी, हा और थी से मिलकर बना हुआ है। जो आपको दिखाया है यहाँ पे हा और थी से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर जो हम हा और थी को और भी हम तोड़ना चाहें, उसका और भी टुकड़ा करना चाहें, तो क्या हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। हा जो आपका है ह जोड़ आ मिलकर बना हुआ है, और थी जो है थ और ई मिलकर बना हुआ थी है। हा भी मिलकर बना हुआ है और थी भी वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ह आकार हा और थ दीर्घ ईकार थी, हाथी। सो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हाथी शब्द बोलते समय हम 4 ध्वनियों को बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? हा, ह, फिर आकार हा, थ और ईकार मीन्स दीर्घईकार जिसको हुआ थी, हाथी। तो आप सोचिए कि क्या इन ध्वनियों के और भी टुकड़े हो सकते हैं? मैंने इसको तो 4 टुकड़े में कर दिया, तो क्या अब इसका भी हम और टुकड़ा कर सकते हैं? तो अब हमें समझ में आता है नहीं, अब हम इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसको अब हम आगे इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे छोटी ध्वनि है। और हम लोग इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो जो हम यही ध्वनि को जो हम निकालते हैं और ध्वनि निकालते हैं, और जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसका टुकड़ा करते जाते हैं और जो सबसे, अब हम समझ लेते हैं कि अब हम इसका ना खंड कर सकते हैं ना टुकड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग जब भाषा सीखते हैं तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, या उसी को हम लोग अक्षर कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आई बात कि वर्ण जो है या अक्षर, यह हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कुछ नहीं। तो वर्णों के मेल से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, शब्दों के मेल से हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्यों के मेल से हम लोग जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक है। सो हमारा वर्ण क्या हुआ, तो आप फिर से देखिए कि वर्ण आपका क्या है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जो ध्वनि है, जिसके टुकड़े अब आगे नहीं किया जा सकता है। हमने हा का कर लिया, आधा ह और आ, हा हो गया, थी का थ और दीर्घ थी हो गया। अब इससे ज़्यादा नीचे हम लोग इसका टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम लोग क्या पर है कि वर्ण क्या है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और यह एक ध्वनि है। इसको हम लोग बोलते हैं मूल ध्वनि, मूल ध्वनि भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह मेनली रूप से यह ध्वनि ही है जिसका हम उससे आगे हम कोई भी इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वर्ण का एक और भी उदाहरण यही इसी तरह से देते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और यह एक मूल ध्वनि है जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वर्ण कितने तरह के होते हैं। तो वर्ण हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, हम लोग उसको भी एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास स्वर वर्ण जो हैं, तो हिंदी में स्वर वर्ण 11 होते हैं। 11 स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण हमारे यहाँ हिंदी में 33 होते हैं। तो आपको बताया है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, जिन ध्वनि को उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि का भी हम लोग उच्चारण करते हैं, तो उसको उच्चारण करते समय किसी भी और ध्वनि का सहायता हम लोग नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, तो इसमें कोई और भी ध्वनि है ही नहीं। हमने बोला ई, तो ये हो गया हर्षई। हमने बोला ई, ये हुआ दीर्घई। तो इसमें हम किसी और शब्द, किसी और वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, जो आपके जितने भी ये सब अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, ये आपके जितने भी 11 स्वर हैं, इनका हम और भी कोई टुकड़ा नहीं कर सकते। और यह केवल एक वर्ण से मिलकर बना है, केवल एक ही वर्ण है, और इसमें हम किसी और भी वर्ण का सहायता नहीं लेते। तो इस तरह के वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब हमारे पास आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, मीन्स जिस वर्णों के या जिस ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरों की सहायता ली जाती है, मीन्स स्वर वर्ण की हम सहायता लेते हैं। बिना स्वर वर्ण के सहायता से
हम उस ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उस तरह के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उस तरह के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। सो हमारे हिंदी में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। 33 में आगे आपको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य र ल व तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह। ठीक है। तो ये सब आपके जो हुए, ये सारे के सारे 33 वर्ण जो हुए आपके व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में आते हैं। सो क, हमने बोला क, तो क में आधा क भी है और अ भी है। हमने बोला ख, तो ख भी है आधा और अ भी है। हमने बोला प, क्या बोला? प, तो प भी है और अ भी है। तो सभी में, सभी वर्ण, जितने ही व्यंजन वर्ण होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य र ल व, जितने भी हैं, सारे के सारे वर्ण में स्वर वर्ण समाहित है। यह मिला हुआ है। और जिसमें स्वर वर्ण मिला होता है, जिस वर्ण में, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो टोटल हमारे पास 33 व्यंजन वर्ण है। हमने आपको बोला कवर्ग, कवर्ग में आपका पूरा क ख ग घ अंग पूरा आ गया। हमने बोला चवर्ग, तो चवर्ग में आपका च छ झ सब आ गया। टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, फिर य र ल व तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह। अब इसमें कुछ और भी बच जाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। तो ये सब व्यंजन वर्ण नहीं है, इसको हम लोग एक बोलते हैं संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसके आगे और भी क्या है। ठीक है। सो इसलिए हम लोग देखते हैं कि सभी व्यंजन वर्णों में, जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्णों में अ ध्वनि जो है, अ की ध्वनि मिली होती है। सभी व्यंजन वर्णों में, हमारे जितने ही व्यंजन वर्ण हैं, सभी में अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन वर्ण बिना किसी स्वर के लिखा जाता है, तो उसके नीचे हम लोग एक तिरछा सा एक रेखा देते हैं, जिसे हम लोग हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। इसे हम लोग हलंत कहते हैं। ये कैसे लिखते हैं? हम किसी भी शब्द को लिखें, जैसे क, तो क के नीचे हमने एक तिरछा रेखा देते हैं, च के नीचे रेखा देते हैं। किसी भी चिन्ह को हमको, अगर जो इसका मतलब इसका आधा होता है, मीन्स हमने लिखा क, तो हमने लिखा क और नीचे एक तिरछा लाइन दे दी, तो हमारा ये हो गया आधा क। हम अगर जो आधा क लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिखते हैं, और आधा क हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। लेकिन हम लोग पूरा क लिखकर और इसमें एक नीचे हलंत दे देते हैं, जिससे कि आधा क हो जाता है। तो किसी भी वर्ण के नीचे अगर जो हम हलंत दे देते हैं, तो उसका मतलब, उसका मायने आधा हो जाता है। और साथ में आधा क लिखे और प्लस अ लिख दिए, इसमें क्या किए? प्लस अ कर दिए, तो वह क हो गया। ठीक है। अगर जो हमें लिखने का रहता है ख्याति, तो ख्याति लिखने का है तो उसमें आधा ख लिखेंगे, या लिखेंगे और ती लिखेंगे। लेकिन अगर जो ख के नीचे हम हलंत दे देते हैं तो वह भी सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन लिखने का एक तरीका बना दिया गया है, जिसमें कि आधा अगर जो लिखना है तो आधा लिखिए। लेकिन अगर जो हमें यह भी ऐसे भी लिखते हैं तो वह गलत नहीं है। जैसे हमने लिखा च्यूत, तो च्यूत तो आधा च यू त, च्यूत। जैसे हमने लिखा च्यूत, आधा च य दीर्घ त, हमने लिखा च्यूत, तो यह भी सही है। लेकिन हमने अगर जो कर दिया पूरा च लिख के नीचे हलंत दे दिया और लिखा यूत, तो
तो यह भी हुआ च्यूत। जैसे हम लोग लिखते हैं, और बताइए, जैसे हमने लिखा ख्याति, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाक्य। क्या लिखते हैं, वाक्य। तो आधा क और य हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, यह भी सही है। लेकिन अगर जो हम लोग लिखते हैं वा क नीचे हलंत और य लिखे, तो यह भी सही है। लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा सही कहते हैं। हम लोग को बोला जाता है कि इसी को लिखिए, इसी को लिखिए, आधा क य लिखिए। लेकिन अगर जो हम हलंत दे करके भी लिखते हैं तो वह भी सही होता है। तो आधा क जहाँ भी लिखने का होता है तो वहाँ पे हम हलंत अगर जो दे देते हैं तो वह भी मेरा सही रहता है। ठीक है। सो हम लोग इस सभी व्यंजन वर्ण, जितने ही मेरे व्यंजन वर्ण हैं, उसमें अ ध्वनि जो है वो मिली हुई होती है। इससे हमें समझ में आई बात। और जितने भी हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो व्यंजन वर्ण अगर जो आधा रहेगा तो उसका बहुत ही हल्का उच्चारण होता है और आधा उच्चारण होता है। ठीक है। तो अगर जो व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का ही मिलावट है, उसमें मिला हुआ है, तभी वो व्यंजन वर्ण बनता है। व्यंजन मीन्स आप समझते हैं कि ढेर सारा चीज़ का मिश्रण। आप बहुत सारे व्यंजन खाते हैं तो क्या हुआ, व्यंजन मीन्स ढेर सारे भोजन का मिश्रण। तो आप लोग खाते हैं तो वह भी आपका व्यंजन होता है। तो व्यंजन वर्ण में जिसमें मिश्रण किया रहता है स्वर वर्ण का, तो वही आपका व्यंजन वर्ण होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ कुछ वर्ण मैंने उसमें छोड़ दिया था। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के वर्ण को हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर। अक्षर संयुक्त रहता है, मीन्स मिला हुआ रहता है। कुछ कुछ अक्षर का मिला हुआ रहता है। तो ये दो व्यंजनों के मेल से बनी है। मीन्स अगर जो हम संयुक्ताक्षर लिखते हैं तो इसमें दो व्यंजन वर्ण का मिलान होता है। व्यंजन वर्ण में तो खुद स्वर वर्ण मिला हुआ ही रहता है, और संयुक्ताक्षर में इसमें दो व्यंजन वर्ण का मिला हुआ रहता है। और ढ ये अतिरिक्त वर्ण है। अड़ और ढ ये अतिरिक्त वर्ण है। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे पेड़, सड़क, घड़ी, पढ़ना, बूढ़ा, चढ़ाई। ठीक है। तो यह शुरू में नहीं आ सकता है, कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकता है। या तो यह बीच में आता है, नहीं तो अंत में आता है। इसका यही लिमिटेशन है। ठीक है। ड़ और ढ़, एक होता है ढ और एक होता है अढ़। ठीक है। तो वही अढ़ है। इसलिए हम लोग, एक और आता है ज और फ। एक क्या है, ज और फ, और नीचे बिंदु होता है। इसमें क्या होता है, ज और फ, और इसके नीचे बिंदु होता है। इसको हम लोग आगत ध्वनि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत ध्वनि। और ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर यह बनाए जाते हैं, जैसे बाजार, फन। ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। मीन्स हिंदी का जो मेरा वर्णमाला है वह पूरा कैसे बनता है, तैयार कैसे होता है, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलाकर। ठीक है। सो वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, सारे वर्ण को, सभी वर्ण को हम लोग एक निश्चित क्रमबद्ध लिखते हैं कि हम लोग क के बाद ख लिखेंगे, ख के बाद ग लिखेंगे, ग के बाद घ लिखेंगे। तो हम लोग उसको निश्चित क्रम में लिखते हैं। मीन्स उसको हम क्रमबद्ध तरीके से
अरेंज करते हैं। ठीक है। सो अगर जो हम लोग कहें कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या हुआ? वर्णमाला मीन्स वर्णों की माला। हम लोग माला पहनते हैं तो वो किस चीज़ की माला होती है? फूलों की माला होती है। और यह क्या है? तो उसमें भी फूल व्यवस्थित होते हैं। एक बार पीला फूल तो एक बार हरा फूल तो एक बार उजला फूल, एक बार पीला फूल तो एक बार हरा फूल, एक बार उजला फूल, एक बार पीला फूल तो एक बार उजला फूल, एक बार पीला फूल तो एक बार उजला फूल। तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम उसको व्यवस्थित करते हैं और उसे हम फूलों की माला बनाते हैं। तो उसी तरह से वर्णों को भी हम जिस तरह से अरेंज करते हैं, तो उस वर्णों के पूरे व्यवस्थित समूह को, जो पूरा समूह को हम व्यवस्थित करते हैं, तो उस पूरे व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को ये बातें समझ में आई। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगत शब्द जो आपने देखा, आगत शब्द क्या हुआ? आगत वर्ण क्या है? आगत वर्ण यही है कि कुछ वर्ण, कुछ शब्द जो हमारे हिंदी में नहीं हैं, हिंदी के भी नहीं हैं, लेकिन वह फारसी से या अंग्रेजी से वह हमारे हिंदी में आए हैं, समाहित हुए हैं। तो इस कारण से हम उसे आगत शब्द या आगत वर्ण कहते हैं। जो भी आप लोगों ने इसको देखा, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि जो हम लोग बोल रहे हैं, तो आगत ध्वनि जैसे जो, एक हुआ ज, एक हुआ ज, फ, तो फनकार हैं, जर्राफ। तो ये सब जो शब्द हैं, ये सब सारा फारसी के शब्द हैं और ये सब भी इसमें आए हैं, हिंदी में आज के समय में मिल गए हैं। तो इसका कोई हमारे हिंदी वर्ण माला में और हिंदी वर्ण में, वर्णमाला में कोई इसका लिपि निर्धारण नहीं किया गया। इसलिए क्या करते हैं, इस वर्ण के नीचे में हम लोग अनुस्वार दे देते हैं और हम इस शब्द को जो फारसी में उपयोग होता है, जिस तरह से उपयोग करते हैं, उर्दू में जो उपयोग करते हैं, वही हम लोग हिंदी में भी हम लोग उपयोग करने लगे हैं। तो यह नया नया शब्द उस तरह का आते रहता है। तो कुछ कुछ हर एक जो भाषाएं होती है, तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होते रहता है। ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं मात्राएं। मात्राएं क्या है? हिंदी में जो स्वर है वह दो प्रकार से लिखे जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से लिखे जाते हैं स्वर वर्ण। तो एक तो होता है अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जो होते हैं वही लिखते हैं। अ तो अ पूरा लिखाता है, आ तो आ पूरा लिखाता है। जैसे आम तो आम लिखाता है। ई तो ई से इमली लिखाता है, ई से ईख लिखाता है। तो पूरे मूल रूप में भी लिखते हैं, लेकिन व्यंजन के साथ मिलकर भी हम लोग लिखते हैं। जैसे क में हुआ अ, ट में हुआ आधा ट और अ, ट में हो गया आकार तो हो गया टा, म में हो गया आकार तो हो गया मा, टो मा ट र, टमाटर। चीज तो चीज हो गया च और ई, ची। त और उ, तू, तुम। समझ रहे हैं? तो इस तरह से स्वर को जब व्यंजन वर्ण से मिला देते हैं, तो हम लोग इस स्वर ध्वनि को हम लोग स्वर मूल रूप में भी लिखते हैं और व्यंजन के साथ मिलकर भी लिखते हैं। ठीक है। सो इसलिए इसे जितने भी स्वर्ण वर्ण हैं, इसके लिपि में, हिंदी के जो लिपि हैं, उस लिपि में इनका चिन्ह निर्धारण किया गया है। और इसी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के लिपि का निर्धारण, जो चिन्ह का निर्धारण किया गया है,
तो इस चिन्ह के निर्धारण को हम लोग कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं इसको? मात्रा। इसी को हम लोग मात्रा कहते हैं कि हम लोग कितना घुमाएंगे, कितना लंबा करेंगे, कहाँ पर हम कितना टेढ़ा करेंगे, एक एक चीज़ का निर्धारण किया गया है। तो यह कौन निर्धारण करता है? हम लोग भाषा और लिपि में हम लोग इस बात को पढ़े कि इसका निर्धारण कहाँ होता है। तो इसका निर्धारण हम लोग लिपि में करते हैं। कितना दूर तक हम उसको घुमाएंगे, उसके बाद हम लेफ्ट के तरफ टर्न करेंगे या राइट के तरफ टर्न करेंगे, कितना दूर तक हम ले जाएंगे, कितना देर के बाद, मतलब कितना दूरी के बाद हम उसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे कि दाएं लिखेंगे कि बाएं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये सब सारा चीज़ निर्धारण करता है लिपि। तो जितने भी स्वर वर्ण हैं या व्यंजन वर्ण हैं, तो इस सभी वर्णों के लिखने के लिए जो चिन्ह का निर्धारण किया गया है, साइन का जो निर्धारण किया गया है, वही लिपि कहलाता है। और उसे हम लोग, उस चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो स्वर वर्ण हम लोग देखिए लिखते हैं इस तरह से, मूल रूप में लिखाता है अ, है ना, अ, आ, ई, हर दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, इस तरह से हम लोग स्वर वर्ण को लिखते हैं। इसके मात्रा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अ को उसी के साथ रहने देते हैं व्यंजन वर्ण के साथ ही, इसलिए उसमें कुछ उसका मात्रा नहीं होता है, वो छिपा हुआ रहता है, समाहित रहता है। आ के लिए हम आकार देते हैं, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षौकार, दीर्घौकार। री नीचे में एक छोटा सा टेढ़ा टाइप का लिखते हैं। ए, ओ, औ, है ना। अगर जो हम इस मात्रा को, अगर जो स्वर्ण वर्ण के साथ हम इस स्वर्ण वर्ण के मात्रा को अगर जो व्यंजन के साथ अगर जो हम मिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मात्रा युक्त व्यंजन। जैसे क में अ मिल गया तो क रह गया, लेकिन क में ही आ मिल गया तो यह का हो गया। क्या हो गया? का हो गया। और क में हर्षई मिला तो की हुआ, और क में दीर्घई मिल गया तो की हो गया, कीमत। क में ऊ मिल गया कु, दीर्घऊ तो कु। क में री मिल गया क्री, के, कै, को, कौ। उसी तरह से ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ। तो हर एक स्वर्ण को मिलाकर हम व्यंजन का हम मात्रा बनाए हुए हैं, हमारा लिपि निर्धारण किया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इसको समझें। ठीक है। सो इसमें आपको बताया गया है कि अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ के अतिरिक्त अ हर एक व्यंजन वर्ण में समाहित होता है, इसलिए उसका मात्रा नहीं दिया गया है, लेकिन उसके अतिरिक्त हर एक व्यंजन वर्ण के मात्रा को यहाँ पे इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है। आप किसी भी व्यंजन वर्ण के मात्रा को आप देख सकते हैं। ठीक है। सो इसको हम रब कर देते हैं और हम लोग लास्टली इसको देखते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। सो अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ठीक है। र में हर्षौ रहेगा तो रू होगा, दीर्घऊ होगा तो भी रू हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से जितने भी हैं, हस्र, श्री, इस तरह से हम लोग जैसे भी लिखने का होता है, हम लोग सभी का लिपि निर्धारण किया गया है। सो कुछ अन्य चिन्ह भी वर्णों के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे आपका अन्न और चंद्रबिंदु के साथ, जिसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं, और अह, जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो इस तीनों वर्ण का भी हम लोगों ने
लिपि निर्धारण किया हुआ है, हमारे पास है। तो अनुस्वार को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, चंद्र बिंदु को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और विसर्ग को हम लोग डबल डॉट दर्शाकर लिखते हैं। उसको आप बेहतर ढंग से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुस्वार को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। फिर चंद्र बिंदु को कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए। चंद्र बिंदु को हम लोग अर्धचंद्र देकर हम लोग लिखते हैं। चंद्र बिंदु को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और विसर्ग को हम लोग इस तरह से लिखते हैं डबल डॉट देकर। जैसे अन्न का यूज हुआ तो गंगा, अंगूर, पतंग, डंडा, है ना, डंडा, चंदन, तो अनुस्वार यूज करते हैं। जहाँ पे हमें अनुनासिक यूज करना होता है, तो अनुनासिक के लिए हम लोग चंद्र बिंदु यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चंद्र बिंदु यूज करते हैं। जैसे चांद, है ना, चांदनी, हाँ, आंगन, आँख में चंद्र बिंदु यूज करते हैं। तो ये सब अनुनासिक हुआ। और जैसे प्रातः काल, तो प्रातः, पुनः, स्वतः, है ना। तो इस तरह के हम लोग जहाँ भी हम लोग आधा ह का उच्चारण होता है, वहाँ पे हम लोग विसर्ग का उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? विसर्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपको बोलता है कि पंचम वर्णों के स्थान पर अब अनुस्वार लाया जाने लगा है। ठीक है। और अनुस्वार, अनुनासिक, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही हमारे लिए आज के लिए बहुत कुछ है। सो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग सारा ये वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं हमारा कैसे होता है, और लिपि का हम निर्धारण जो मात्रा करते हैं तो कैसे करते हैं, मात्रा कैसे बनता है। तो मात्रा कुछ और भी नहीं है, वह लिपि का निर्धारण किया हुआ चिन्ह जो है वही मात्रा कहलाता है। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग का यहीं पे क्लासेस ख़त्म होता है। सो थैंक यू। हम लोग आगे भी हम लोग मिलेंगे और इस तरह से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ओके।